हमास के इसराइल पर हमला किए हुए आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर अभी भी पैलेस्तीन में इसराइली फोर्स वहाँ के सिविलियन को मार रहे हैं। Israeli airstrikes have killed at least 66 people across Gaza since Saturday. One of the heaviest burdens a parent can carry. Abdulrahman Rimawi walks his sons to their final resting place. Now, the World Health Organization says that it has lost touch with personnel at a hospital in northern Gaza. जिसमें से ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। IDF की रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 सिविलियन और 17,000 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इसराइली फोर्स के जरिए। 31 जुलाई 2024 को हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में असैसिनेट कर दिया जाता है और ठीक इसके 2 मंथ के बाद लेबनान में पेजर अटैक होते हैं। We began with the coordinator pager attacks. Officials in Lebanon say at least 12 people were killed, including 2 children, when pagers used by Hezbollah across the country exploded. इसमें 12 लोग की जान चली जाती है और 3,000 लोग घायल हो जाते हैं। और इसी मंथ 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिया जाता है। और फिर इसके जवाब में 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइल इसराइल पर फायर किया। इस अटैक में सिर्फ एक पैलेस्टीनियन की जान गई और 2 लोग घायल हुए। इसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और इसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। वैसे मैं बता दूं कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस को ईरान के जरिए फंडिंग मिलती है और जब इसराइल ने इन ग्रुप्स पर हमला किया तो फिर ईरान भी इस वॉर में शामिल हो गया और अब तक ये वॉर इनके बीच चल रही है। इस सिचुएशन इतनी सीरियस होने के बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर 57 मुस्लिम देश इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब इतना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड है तो ये फिर चुप क्यों है। इस सवाल के जवाब को 5 पॉइंट में डिफाइन किया जा सकता है कि क्यों इतनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद भी ये लोग इसराइल के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाते हैं। पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे इसराइल इतना ताकतवर बना। 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और इसी के साथ शुरू होता है फर्स्ट अरब इसराइल वॉर, जिसमें जीत इसराइल की होती है। पर इसराइल ये समझ चुका था कि अगर उन्हें मिडिल ईस्ट में रहना है तो उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए 1949 में इसराइल ने डिफेंस सर्विस लॉ पास किया। इसके तहत हर इसराइली सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है, कम से कम 2 से 3 साल की। इसके बाद 1950 से 1960 के दौरान इसराइल ने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कुछ बहुत अहम चेंजेस किए। उन्होंने मिसाइल सिस्टम बनाया जिसमें सरफेस टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल शामिल था। ये सब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसराइल और इसके पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के साथ इनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। इसराइली गवर्नमेंट ने नेशनल डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया और अलग अलग रिसर्च फैसिलिटी स्टैब्लिश किए जहाँ इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट को मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम करने को कहा गया। और इसी दौरान पहली बार इसराइल ने ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया जो दुश्मनों पर नज़र रखने के साथ ही साथ उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के काम आया। इसी वजह से इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंसी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। मोसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने भी काफ़ी सक्सेसफुल मिशन किए जो मिलिट्री डिसीजन में काम आए। यूनाइटेड स्टेट की मदद लेकर इसराइल ने नए फाइटर जेट और मिसाइल हासिल किए। इसके बाद 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इसराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने बैटलफील्ड पर अपना दम दिखाया। इन सब एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसराइली सिक्योरिटी को मजबूत बनाया। इसराइल ने 1948, 1967 और 1973 इन सब वॉर के दौरान ये समझ चुका था कि अगर उन्हें अपना वजूद बाकी रखना है तो उसके लिए इन्हें आर्मी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना होगा। इसलिए 1990 के दौरान इसराइल ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इससे उनकी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिली। इसराइल का टेक हब सिलिकॉन वादी, जो इसराइल का सिलिकॉन वैली है, काफ़ी फेमस हुआ। यहाँ पर हाईटेक कंपनीज और स्टार्टअप काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे। इसराइल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसराइल अपनी जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है, जिस वजह से आज इसराइल ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट में लीडर बना हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसराइल काफ़ी इन्वेस्ट करता है, जहाँ लगभग 7 to 8% जीडीपी का पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस को सपोर्ट करने के लिए एलोकेट किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन को भी इसराइल में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए जीडीपी का 5 to 6% हिस्सा रखा जाता है जो इनके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसराइल का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में आता है। पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा इसराइली स्टार्टअप एक्टिव हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को कवर कर रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस और फिनटेक। इसके अलावा कुछ टॉप कंपनीज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं, जैसे टीवा फार्मास्यूटिकल जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, चेक पॉइंट और साइबर आर्क जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में वर्ल्ड लीडर है, एल्बर्ट सिस्टम जो डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है। इसके अलावा इसराइल में कई बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं जो इसराइल के टेक इंडस्ट्रीज को और भी मजबूत बनाती है। ये कंपनी इसराइल के सिलिकॉन वादी में सिचुएटेड है जो इसराइल का सिलिकॉन वैली है। इसराइल अपने जीडीपी का 4.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है और इसी वजह से इनोवेशन के मामले में ये दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। नास्डेक पर इसराइल की कई कंपनीज लिस्टेड हैं जो ये दिखाता है कि उनके ग्लोबल लेवल पर बिजनेस कितने स्ट्रॉन्ग है।
पूरी दुनिया में इसराइली कंपनीज टेक्नोलॉजी, डिफेंस और हेल्थ केयर के फील्ड में अपना इन्फ्लुएंस बना चुकी है। वैसे मैं बता दूं कि नास्डेक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक नास्डेक में 135 इसराइली कंपनीज लिस्टेड थी, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी वाली कंट्री बनाता है, यूएसए, कनाडा और चाइना के बाद। इन सब रीजन की वजह से आज इसराइल इतना पावरफुल बन पाया है। इसराइल अपने हर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। इस वजह से इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और फिलिप जैसी बड़ी कंपनीज के रिसर्च सेंटर आज इसराइल में मौजूद हैं। और वो 5 पॉइंट जिसकी वजह से 57 मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती हैं, वो ये है। सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल अलायंस और डिप्लोमेसी। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज के इंटरनेशनल रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काफी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें इसराइल के अलायंस जैसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन भी आते हैं। इसराइल और वेस्ट के रिलेशन को देखते हुए कई मुस्लिम नेशन अपने इकोनॉमिक टाइज और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को खतरे में नहीं डालना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज ने यूएस के साथ $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड किया था, जो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हाईलाइट करता है। इसराइल के अलायंस के साथ इनके रिलेशन उनके नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं। इस वजह से कई मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा पाती है। सेकंड रीजन है कई मुस्लिम कंट्रीज अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, जैसे सीरिया, यमन, लेबनान जैसी कंट्रीज में सिविल वॉर चल रहा है। इराक और अफगानिस्तान में भी टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट वीक है, इसलिए ये कंट्रीज अपने इंटरनल इश्यूज पे ज्यादा फोकस करती है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में 68% पॉपुलेशन सिविल वॉर या आर्म कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट में है, जो इनके एक्सटर्नल अफेयरेंस पे भी असर डालता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये देश पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के बजाय अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। थर्ड रीजन है मुस्लिम कंट्रीज के बीच यूनिटी की कमी है। मुस्लिम वर्ल्ड में कई कंट्रीज आपस में पॉलिटिकल और मजहबी डिफरेंसेस की वजह से यूनाइट नहीं होते हैं, जैसे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान और सऊदी अरब जैसी कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है। ईरान पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन सऊदी अरब और UAE का रिस्पॉन्ड अलग होता है। इस वजह से मुस्लिम कंट्रीज एक साथ मिलकर कोई यूनाइट डिसीजन नहीं ले पाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी झगड़ों और दुश्मनी की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ मिलकर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बना सकती है। यूएसए, रसिया, चाइना जैसी पावरफुल कंट्रीज के अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं और कई मुस्लिम कंट्रीज इनके साथ रिलेशन को खराब नहीं करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने काफी मुस्लिम कंट्रीज के मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2020 में UAE ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाई एस्टैब्लिश किए अंडर द इब्राहिम अकॉर्ड, जो लार्जली यूएसए का डिप्लोमेटिक एफर्ट का रिजल्ट था। कई नेशन अपने रिलेशन को मेजर पावर के साथ मेंटेन रखने के लिए इसराइल के अगेंस्ट ओपनली स्टैंड लेने से बचती है। कई मुस्लिम कंट्री इसराइल के खिलाफ ओपनली स्टैंड लेने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि इन्हें मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शन का डर होता है। इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ और यूएसए जैसे पावरफुल अलायंस के कारण नेशन अपने नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सैंक्शन के डर के चलते अपोज नहीं करते हैं। इसराइल मिलिट्री पावर के मामले में दुनिया के टॉप 20 नेशन में आता है और इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग डिफेंस अलायंस है, जो बाकी नेशन को रोक के रखने का काम करता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से 57 मुस्लिम कंट्री इसराइल के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा पाती हैं।